हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है भारत की अर्थव्यवस्था। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे, जो कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक है भारत की अर्थव्यवस्था। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपनी तैयारी को परखते हैं कि हम कितने तैयार है। मेरे प्रश्न करने से पहले, मतलब बोलने से पहले, आप लोगों को देख लेना है और आपको सोच के रखना है कि वास्तव में इसका उत्तर क्या आने वाला है या क्या आएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ग्रहण की गई थी? फ्रांस से, भूतपूर्व सोवियत संघ से, अमेरिका से या इंग्लैंड से? सही आंसर, जितना कॉमन क्वेश्चन सबको मालूम होगा, बी आएगा। भारत भूतपूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से इसको ग्रहण किया गया था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। 1950, 1960, 1969 या 1979? 79 इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, 1969, 1969 को पहली बार भारत में बैंकों का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ? इसके द्वारा आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। इसमें से कोई एक आंसर आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ। ठीक है, यहां पर सीएसओ के द्वारा यहां पर होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसी के द्वारा राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किया जाता है। 2023 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? 14.7%, 15.7%, 17.7% या 16.7%? ये आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, लगभग 17.7% ये आकलन किया गया है। यहां पर कि लगभग विश्व में जो जनसंख्या का आकलन, वैसे जनगणना तो हो नहीं पाई भारत में इस वर्ष कोरोना के कारण, तो 17 जो वैश्विक जो वहां से आकलन हुआ उसके आधार पर बताया गया कि भारत विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन चुका है चीन को पछाड़ते हुए, और इसकी जो जनसंख्या लगभग 17.7%, विश्व के टोटल जनसंख्या का 17.7% है। क्वेश्चन हमारे सामने, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहां से आता है? ये आपको बताना है। मैंने जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से या इनमें से कोई नहीं? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और खनन आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और इसमें वाणिज्यिक वाणिज्यिक सब आ जाते हैं, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो 50% से भी ज्यादा, 50 से 51% के आसपास जो जीडीपी में योगदान करता आया है वो है तृतीय क्षेत्र, अर्थात बोला जाए तो सेवा क्षेत्र करता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? ए, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना। दूसरा, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तीसरा, अमीर और गरीब का सह अस्तित्व। चौथा, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। इनमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर इसमें बी आएगा, सहकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सरकारी भी और निजी क्षेत्र का, एक होता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता समाजवादी अर्थव्यवस्था, और दोनों का जो मिक्सअप रूप है वो होता मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें जो होता निजी क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, और जहां तक समाजवादी अर्थव्यवस्था एक गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था होती है, सरकारी क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो दोनों सेक्टर को लेके चलती है, सरकारी भी और निजी भी। तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला विशाल देश है, तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व इसमें आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना? इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर इसका बी आएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना महान महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, जबकि पहली पंचवर्षीय में हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठवीं, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कहा जा रहा है कि 2030 तक ये जापान को पछाड़ते हुए तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, लेकिन वर्तमान में ये पांचवी अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ये आपको बताना है। 1,72,000, 1,92,000, 1,97,000 या 2,72,000 रुपए, ये आपको बताना है प्रति व्यक्ति आय भारत की कितनी है। सही आंसर इसका सी आएगा, वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,97,000 रुपए है। क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है कि कपाट का संबंध किससे है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता व मूल्यांकन से, कंप्यूटर हार्डवेयर से, निर्यात वृद्धि हेतु परामर्शी सेवा से या बड़े उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण से, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, कपाट का संबंध होता है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम और सहायता और मूल्यांकन से। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, 2022-23 के समय जीडीपी में भारतीय कृषि का योगदान कितना है? 50.1%, 37.4%, 4.5% या 3.5%। सही आंसर इसका आएगा डी, 3.5%। यद्यपि जो जीडीपी में सबसे कम योगदान देता है प्राथमिक क्षेत्र, और सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा कृषि में ही लोग जुड़े हुए हैं, माने नौकरी सबको दे रहा है, लेकिन जीडीपी में योगदान इसका सबसे कम रहता है। यहाँ पर आजादी के समय तो इसी का योगदान ज्यादा था, क्योंकि उस समय उद्योग और सेवा क्षेत्र थे नहीं, इसलिए कृषि का योगदान ज्यादा था, लेकिन वर्तमान में इनका योगदान घटा है, 3.5% के आसपास है। भारत में व्यापक मुद्रा एमजी का सूचक क्या है? जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग व जमा, बैंकों में सावधि जमा या उपरोक्त सभी, इसमें से आपको कोई बताना है। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी आएगा। वैसे जो हम लोग जो मुद्रा को नापते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में M1, M2 और M3 एंड M4, M1, M2, M3, M4 के आधार पर मुद्रा को नापा जाता है। M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहते हैं, विशेष करके M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। संकीर्ण मुद्रा M1 कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि M1 में क्या होता है कि जनता का पैसा तो लगा होता है, और प्लस पोस्ट ऑफिस का पैसा होता है, जिसमें जनता आसानी से निकाल लेती है, इसमें तरलता सबसे ज्यादा होता है। जबकि M3 और M4 की तरलता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें फिक्स डिपॉजिट करके जनता जमा करती है, गवर्नमेंट को पता होता है करीब 5 साल तक इसको नहीं निकाला जाएगा। इसको इसलिए इस व्यापक मुद्रा कहा जाता है। इसको गवर्नमेंट लगा सकती है, अपने उपयोग में लग कर सकती है, क्योंकि उनको पता है कि 5-6 साल तक कोई इससे पैसा मांगने वाला नहीं है। क्योंकि M1 की तरलता सबसे ज्यादा होती है, माने M3 और M4 को व्यापक मुद्रा के रूप में जाना जाता है। M1 लेन देन के लिए सबसे अधिकतम तरल और सबसे आसान है, जबकि M4 सबसे कम तरल होता है। यह आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सेबी की स्थापना कब की गई थी? 1993 में, 1992 में, 1988 में या 2002 में? अब आपके सामने सही उत्तर पहले बता दूं तो यहां पर सी आएगा, 1988 में। बहुत लोग बोलेंगे नहीं सर 1992 में हुई थी। मैं दोनों का यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि 1988 मैंने क्यों लगाया, 1992 मैंने क्यों नहीं लगाया। तो यहां पर दिमाग में रखेंगे कि जो सेबी की स्थापना जो हो रही है 12 अप्रैल 1988 में हुई। वास्तव में इसमें पूछा कब स्थापना हुई, यहां पर तो सेबी की स्थापना हो रही 12 अप्रैल 1988 में, तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई, और इसका मुख्यालय मुंबई में। जब हमसे पूछा जाएगा कि वैधानिक मान्यता कब इसको मिली थी, तो 1992 में मिली थी। अब इसमें क्वेश्चन पूछा भाई स्थापना कब हुई, तो स्थापना 1988 में हुई थी इसकी, इसलिए मैंने 1988 में लिया इसको।
भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 48%, 50%, 54% या 64%? वर्तमान में बता दूं 54% भारत की श्रम शक्ति का भाग लगा हुआ है और मात्र जीडीपी मात्र 3.5% के योगदान कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो जनता है इसी से लगी हुई 54% श्रम शक्ति कृषि में योगदान करती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? तकनीक, चक्रीय, घर्षणात्मक या संरचनात्मक? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। भारत में वर्तमान जो बेरोजगारी अधिकतर बोला है, वैसे तो सब पाई जाती है, अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है माने यह बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों को कौशल के बीच असंतुलन होने से उत्पन्न बेरोजगारी की श्रेणी है। माने यहां पर यह है कि मुझे कौशल, मेरे पास रोजगार है लेकिन मेरे को कुशल सैनिक मिल नहीं रहे हैं। यहाँ पर जिसमें इनमें योग्यता और टेक्निकल में कुशल सैनिक मेरे को नहीं मिल रहे हैं, इसी को बोलते हैं संरचनात्मक। वहां पर अब कुशलता सिखाने के लिए इन बहुत सारे जो श्रमिक होते हैं उनमें पढ़ाई का अभाव होता है, विद्या का अभाव होता है, ये संरचनात्मक श्रेणी। तकनीकी का प्रॉब्लम ये होता है कि तकनीकी बेरोजगारी वो होती है कि एक टेक्निक, जैसे मान लो सबके सब हाथ से काम कर रहे हैं, अचानक कंप्यूटर आ गया और कंप्यूटर आने से ये सब बेरोजगार हो गए। माने एक नए तकनीकी आती तो दूसरे बेरोजगार हो जाते हैं, तो ऐसा बेरोजगार हमारे यहाँ पर कम ही पाया जाता है। चक्री बेरोजगारी भी पाई जाती है, लेकिन चक्री बेरोजगारी की अगर मैं बात करूं तो चक्री बेरोजगारी क्या होती है? तो मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती है। मंदी हुआ तो लोग क्या होने लगते हैं? बेरोजगारों को निकालने लगते हैं, हालांकि पाई जाती है लेकिन उतना अधिक नहीं। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है? इसमें वो बेरोजगारी होती है जिसमें जो बेरोजगार व्यक्ति जानबूझ के अपनी पहली नौकरी को छोड़ देता है और उससे अच्छी नौकरी की तलाश में लगा होता है, उस बीच के समय को घर्षणात्मक कहा जाता है। तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मैंने कहा है बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन उत्पन्न होने से बेरोजगारी की एक श्रेणी होती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? अभी हमारे यहाँ पर किसानों को भले पैसा देते हैं, ऋण माफ कर दिया जाए, भूपेश भाई ने अभी घोषणा की ऋण माफ, लेकिन किस समिति ने कृषि जोतों पर भी कर लगाने की संस्तुति की थी? भूतलिंगन समिति, बांचू समिति, राज समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, राज समिति ने सिफारिश की थी। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है नीति आयोग, वित्त आयोग, एनएसएसओ या गृह मंत्रालय? इसमें से आपको एक बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, एनएसएसओ अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करता है और प्रकाशित करता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1953, 1965 या 1945? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 के अधिनियम में हुई थी। मंदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर बाजार, घुड़सवारी, करारोपण या सार्वजनिक व्यय? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ये शेयर बाजार से संबंधित है। मंदड़िया वह होता है जो ऐसा करता है कि भाई स्टॉक नीचे जाने वाला है, शेयर नीचे जाने वाला है तो बड़ा भड़ अपना शेयरों को बेचने लगता है। तेजड़िया वह होता है जो आशा करता है कि भाई बाजार उठने वाला है, इसलिए बड़ा भड़ शेयरों को खरीदने लगता है। तो ये मंदड़िया और तेजड़िया शेयर बाजार से संबंधित शब्दावलियां हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। यद्यपि अभी तो खत्म हो चुका है पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम, पहले किसमें अनुमोदन करते थे? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा या वित्त मंत्रालय द्वारा? सही आंसर इसका ए आएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? फिर से एक क्वेश्चन पूछ दिया गया कृषि में। अब यहां पर है कि क्या बेरोजगारी पूरा नहीं पूछा, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? केवल मौसमी, केवल प्रच्छन्न, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं?
सही आंसर इसका ए आएगा, ए बी दोनों। मौसमी बेरोजगारी कैसी है कि जब बरसात का समय, खेती किसानी का समय आता है तो बेरोजगारों को, मैंने किसको को 3 महीने से 4 महीने रोजगार मिलता है। इसको बोलते हैं मौसमी रोजगार या मौसमी बेरोजगारी। बाकी समय मौसम नहीं है तो बेरोजगार है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है कि जिसमें आवश्यकता से अधिक आदमी लगे होते हैं। एक खेत है और एक खेत में बोला जाए तो 2 आदमी से काम चल सकता है या 4 आदमी से काम चल सकता है। क्योंकि बहुत लोग घर परिवार में बैठे हुए तो 4 की जगह 15 लोग घुसे हुए, लग रहा है कि सबको काम मिला है लेकिन वास्तव में जरूरत ही नहीं है इनका। यह होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो भारत में दोनों ही पाई जाती है, विशेष करके कृषि में तो प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को ही मिलता है। तो ए बी दोनों यहां पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, ब्याज दर नीति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? राजकोषीय नीति, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, उपयुक्त में से किसी के अंतर्गत नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा। जो ब्याज दर जो होता है आरबीआई ये सब घोषित करती है, आरबीआई आती है। आरबीआई के अंतर्गत चाहे एसएलआर हो, सीआरआर हो या कोई भी इसमें होता है ब्याज दर हो, ये सब के सब मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है, जिसमें मुद्रा का आकलन किया जाता है, घटाया और बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन से अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किस किस क्रियाकलाप में होता है? प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र। इसका उत्तर तो आसानी से बता दोगे आप लोग। ये प्राथमिक क्षेत्र में होता है। प्राथमिक क्षेत्र माने कृषि वाला क्षेत्र और खनन क्षेत्र आ जाता है, जिसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो इसका जो है अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा कामकाज होता है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और वाणिज्य आ जाते हैं और तृतीय क्षेत्र में पूरा सेवा क्षेत्र आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि भारत में मुद्रास्फीति की आकलन हेतु प्रयोग किए जाने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ये मान के बताना है आपको। 2010, 2011, 2012 या 2015, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, 2012। वर्तमान में 2012 को आधार वर्ष माना गया है। आधार वर्ष वह माना होता है जिसको गवर्नमेंट एक वर्ष को स्थिर मान लेती है, मतलब महंगाई को स्थिर मान के चलती है और उसके आधार पर आकलन किया जाता है मुद्रास्फीति का। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? अभी तक आप लोगों के पास ये क्वेश्चन बार बार आ चुके होंगे, रट्टा पड़ चुका होगा। चौथी, पांचवी, छठवीं या आठवीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, छठवीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के नवीन योजना अंतर्गत 25 रुपए प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु 2023 में बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? 300 करोड़, 250 करोड़, 150 करोड़ या 100 करोड़? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मिले या न मिले। 250 करोड़ रुपए प्रति माह दिया जाएगा, 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा और बजट में ही प्रावधान एक सुन काट दूं तो 250 मैंने 250 करोड़ का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उठता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,23,771, 1,35,840, 1,33,898 या 1,97,000, इसमें से आपको बताना है। छत्तीसगढ़ का आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 1,33,898 रुपए है वर्तमान में छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? 1,902 करोड़, 1,947 करोड़, 1,945 करोड़ या 1,949 करोड़, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 1,902 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, शाख नियंत्रण के परिणात्मक उपायों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? यह आपको बताना है। खुले बाजार की क्रियाएं, सांविधिक तरलता अनुपात, बैंक दर, ऋणों के लिए मार्जिन आवश्यकताएं। सही आंसर इसमें क्या नहीं है बोला तो यही शामिल नहीं है, वरना महंगाई को कम करने के लिए, जिसको शाख नियंत्रण कहते हैं, गवर्नमेंट तरह तरह के काम करते हैं। एसएलआर को बढ़ा दे,
DSLR को बढ़ा सकती है, इसको मुद्रास्फीति को रोकने के लिए। बैंक दर को बढ़ा सकती है, खुले बाजार की क्रियाओं पर भागीदारी कर सकती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? रेखी समिति, आयात निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण, नंजूदप्पा समिति रेल किराया भाड़ा, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, बोईपोरिया समिति बैंकिंग सुधार सेवा सुधार। इसमें से आपको बताना कौन सा बेमेल है। सही आंसर ए आएगा। रेल समिति अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, आयात निर्यात से संबंधित यह नहीं है, यही इसका बेमेल है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आता है, अवमूल्यन। अवमूल्यन का अर्थ होता है अपनी मुद्रा को किसी विशेष मुद्रा के संदर्भ में जानबूझकर घटा देना। जानबूझकर घटा देना यह अवमूल्यन कहलाता है। और कभी कभी यह टॉनिक का काम करता है कि लोगों को इसमें पैसा ज्यादा मिलते हैं। जब मैं उत्पादक होऊंगा तो उत्पादक और टॉनिक का काम करेगा कि मेरे को ज्यादा पैसा, भले मेरा पैसे का मूल्य गिर गया, लेकिन मेरे को अगर डॉलर में पैसा ज्यादा मिल रहा है, यहां पर किसी चीज को निर्यात करने में तो निर्यात में प्रोत्साहन मिलता है। तो एक बार भारत ने ऐसे एक दो बार किया है अवमूल्यन, बाकी अब नहीं करती। तो अवमूल्यन कोई बहुत अच्छा उपाय नहीं है, लेकिन यह प्रतिकूल दशा में अवमूल्यन किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, स्टैगफ्लेशन क्या है? विकास के साथ मुद्रास्फीति, विकास के साथ अविस्थिति, अविस्थिति के पश्चात मुद्रास्फीति या मंदी के साथ मुद्रास्फीति। आपको यह बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, मंदी के साथ मुद्रास्फीति। एक तो मंदी है, ऊपर से मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति एक प्रकार से बोला जाए तो महंगाई, जिसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, पैसे का मूल्य गिर जाए। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कर संरचना संबंधी सुधार को लेकर गठित की गई समिति निम्नलिखित में से कौन सा थी या कौन सी है? नरसिम्हन समिति, चलैया समिति, गाडगिल समिति या केलकर समिति से आपको बताना है। कर सुधार की बात किया जाए तो चलैया समिति आएगा। चलैया समिति ने कर सुधार पर गठित की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? उच्च शिक्षा सुधार संबंधी, कर संरचना संबंधी सुधार, बैंकिंग संरचना संबंधी सुधार या पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन संबंधी सुधार। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। कौन सा? नरसिम्हन समिति। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, भारत की आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यहां पर आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहा है वाणिज्य मंत्रालय, CSO, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों कार्य या मंत्रालय द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण की बात किया जाए तो इसका आंसर सी आ जाएगा, वित्त मंत्रालय। इसको प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण को। क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? 2013, 2014, 2015 या 2016? योजना आयोग को समाप्त करते हुए भारत में नीति आयोग 2015 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उठता है, यदि राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा। यहां पर किसके? राजस्व घाटे के, प्राथमिक घाटे के, बजट घाटे के या मौद्रिकृत घाटे के? सही आंसर इसका सी आएगा, ये बजट घाटे के बराबर होगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकीय व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में राजस्व आय और पूंजीगत आय को घटाने पर जो प्राप्त होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा में भी ब्याज भुगतान को निकाल दूं तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा बजट घाटा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उठता है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखन वर्ष होना था, अवधि कौन सी है? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर या अगस्त से जुलाई? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, जुलाई से जून। जुलाई से जून होता है यह आरबीआई का लेखन वर्ष है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां आता, मुद्रास्फीति किस कारण होता है? मतलब महंगाई किस कारण हो रहा है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास
उत्पादन में वृद्धि तथा मुद्रा पूर्ति में ह्रास, केवल उत्पादन वृद्धि, केवल उत्पादन में ह्रास। इसमें से आपको बताना है, सही आंसर ए आएगा, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। अगर गवर्नमेंट पैसा निकालती जाए, छापती जाए, लेकिन उत्पादन ही नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उत्पादन नहीं तो एक माल को खरीदने के लिए 10 आदमी आएंगे, इससे महंगाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर एक को करने के लिए 5 लोग आ रहे हैं, जब 30 सामान अगर 10 रुपया का है, अगर 5 लोग आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा भैया 10 का नहीं मैं 20 में बेचूंगा, महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी, पैसा तो आपको मिलता जा रहा है यहाँ पर, लेकिन वस्तु उत्पादन नहीं करोगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। टमाटर फिर 100 रुपए किलो हो जाएगा, फिर जितने पैसा लेने वाले ज्यादा रहेंगे। इसी कहते हैं मुद्रास्फीति, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो रही, उत्पादन का ह्रास हो रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है? प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता, बड़े फार्मों की अधिकता। ये तो आसानी से बना दोगे, यहाँ पर कोई बड़े फार्म की अधिकता है नहीं है। क्वेश्चन उल्लेखित क्रांतियों में से वह सही शब्द है जो उर्वरक से उचित रूप से मेल खाता है। मैंने उर्वरक के लिए कौन सी क्रांति, मोटा मोटा शब्दों में उर्वरक के लिए कौन सी क्रांति इसमें है? रजत क्रांति, धूसर क्रांति, स्वर्णिम क्रांति या गुलाबी क्रांति? सही आंसर बी आएगा, ग्रे रेगुलेशन। धूसर क्रांति उर्वरक के लिए है, रजत क्रांति अंडा के लिए है, स्वर्णिम क्रांति शहद और फल के लिए है, गुलाबी क्रांति मांस के लिए है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, कृषि की अपेक्षा उद्योगों का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, संयुक्त रूप से कृषि एवं उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ये बार बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आंसर यही आएगा। कृषि और उद्योग की अपेक्षा हमारे यहाँ पर जीडीपी में सेवा ज्यादा योगदान कर रही है, सेवा क्षेत्र पर तृतीय क्षेत्र ज्यादा योगदान करते, सेवा का क्षेत्र अधिक होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी जो चली 1956 से 1961, तीसरी 1961 से 1966, चौथी 1966 से 1971। इसमें आपको बताना है कि वास्तव में कौन सा इसमें गलत है। सही आंसर इसका डी आएगा, चौथी योजना। ये जो टाइम दिया ये बिल्कुल गलत है। चौथी योजना का कार्यकाल 1969 से था, 1969 से 1971 तक चला चौथी योजना, क्योंकि 3 साल जो है 1966 के बाद जो 69 तक है, इसको बोलते हैं प्लान हॉलीडे। यहाँ पर जो भारत का चीन के साथ युद्ध हो गया और इसी समय यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या बना, बाढ़ आ गया, अकाल पड़ गया, इसके कारण 3 साल हमारा वेट करना पड़ गया, 3 साल हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। यहाँ पर दो युद्ध हमको झेलना पड़े थे, पाकिस्तान के साथ भी और चीन के साथ भी, तो यहाँ पर अकाल भी पड़ गया। तो 66 से 69 प्लान हॉलीडे के नाम से जाना जाता है, योजना अवकाश भी बोलते हैं। हमारे सामने यहां पर आता है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोड़ दिया गया था? जोड़ दिया था, जोड़ नहीं, यहां पर चौथी, पांचवी, छठवीं या सातवीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका पांचवी आएगा। पांचवी जो है ये इंदिरा गांधी का शासनकाल था, यहीं पर गरीबी हटाने का नारा दिया, गरीबी हटाने पर जोर दिया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, देश के कौन से 3 वर्ष की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? अभी मैंने आंसर इसका दे दिया है, अगर आपने ध्यान रखा होगा, मेरी बातों को सुना होगा तो आंसर आसानी से बता सकते हो। सही आंसर ये बी आ जाएगा, 1966 से 1969 योजना अवकाश के रूप में इसको जाना जाता है। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने आता है, भारत की मौद्रिक नीति कौन बनाता है? केंद्रीय सरकार, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक या भारत का औद्योगिक विकास बैंक? सही आंसर इसका सी आएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जो है मौद्रिक नीति बनाता है, चाहे वो बैंक दर हो, चाहे सीआरआर हो या एसएलआर हो। यहाँ पर ये सब के सब जो है ये भारत का आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बनाता है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन है, गरीबी रेखा को परिभाषित करने का मानदंड मुख्यतः किस कारक पर निर्भर करता है?
रहने और आवास की स्थिति, रोजगार और प्रकार एवं मापदंड, वस्तुओं और संबंधित संसाधनों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक व्यय और साक्षरता स्तर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा। वस्तुओं और संबंधित संसाधनों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक व्यय, आपने कितना किया है, कितना वस्तु परचेस करते हो, इसी आधार पर हम गरीबी की रेखा का निर्धारण करते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।